नमस्कार बच्चों। आज जो हमारी क्लास है इसमें मैं इस वीडियो में आपको ख्याति के मूल्यांकन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इसके पहले हमने सारी थ्योरी के बारे में यानी ख्याति से संबंधित थ्योरी के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको कुछ न कुछ समझ में जरूर आया होगा। अब यहाँ पे ख्याति का मूल्यांकन हम करना चाह रहे हैं, पर वास्तव में ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, तो ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिक उसके प्रकार के आधार पर मूल्यांकन पद्धतियों को समझेंगे। ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता कुछ निम्न पॉइंट्स के आधार पर होती है। हम ये जो पोर्शन पढ़ रहे हैं पूरा साझेदारी है, तो साझेदारी लेखांकन के अंतर्गत जितने भी आपको चीजें पढ़नी है उन सब में ख्याति का उल्लेख आएगा। इसलिए ख्याति का मूल्यांकन को आपको गंभीरता पूर्वक पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उसके मूल्यांकन के बाद ही उसका जो आपकी वैल्यू है वो उसको आप उसमें डाल पाएंगे। वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यदि ऐसा होता है तो ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार के प्रवेश पर साझेदार का सेवानिवृत्त होना, साझेदार की मृत्यु, फर्म का विघटन, साझेदारी फर्मों का एकीकरण, साझेदारी फर्म का कंपनी में परिवर्तन, ये सारी चीजें होने से आपको मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। साझेदारी फर्म का सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण या फर्मों का एकीकरण, फर्म का कंपनी में परिवर्तन, इस प्रकार की जो चीजें घटनाएं घटित होगी उस सब में हमको साझेदारी के लेखे में हमको ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाएगा। तो ख्याति के मूल्यांकन की विधियां भी पढ़ेंगे अभी हम यहाँ पर, लेकिन उससे पहले और एक जरूरी चीजें आपको बताना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ख्याति की राशि का अपलेखित किया जाना उचित है, तो जी हाँ, ख्याति की राशि का अपलेखन करना या उसको अपलिखित करना उचित है। जैसे हमने अभी तक के रॉस में भी पढ़ा था कि जो संपत्ति होती है उस पे जो आपको स्थायी संपत्तियों पे जो रॉस लग रहा है, धीरे धीरे रॉस का मूल्य क्या हो जाता है, अपलिखित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ख्याति का मूल्य भी अपलिखित होना चाहिए। इसका कारण ये है कि जो व्यवसाय किया जा रहा है उसमें जो लाभ हो रहा है, यदि वो लाभ को हम ख्याति की राशि को यदि हम चिट्ठे में प्रदर्शित करते चले जाएंगे तो एक प्रकार से ये कहने में आएगा या स्थिति इस तरह से बनती है कि जो सामान्य लाभ, जो वस्तु की क्वालिटी या प्रोडक्ट के आधार पे जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो रहा, इवन उसकी ख्याति के कारण वो लाभ हो रहा है, तो यह व्यापार की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको अपलिखित करना आवश्यक है। अपलेखन में देखिए व्यावसायिक बुद्धिमत्ता यही कहती है, और इसका चिट्ठे में बना रहना इसलिए उचित नहीं है, क्योंकि यदि इसको चिट्ठे में बना रहेगा तो यह कहा जाएगा कि ख्याति के कारण न लाभ हो रहा है, यानी यह उचित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये ख्याति की राशि का अपलिखित करना उचित कहा जाता है। अब आ जाते हैं इसकी मूल्यांकन पद्धतियों पर। तो ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हम देख सकते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की 5 विधियां यहाँ दर्शाई गई हैं। औसत लाभ विधि, भारित औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, वार्षिकी विधि। यहाँ यदि हम एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करते हैं तो हमारे सिलेबस के आधार पर एनसीईआरटी की बुक में हमको 3 प्रकार की लाभ विधि को वर्णन किया गया है। एक है औसत लाभ विधि का, फिर है अधिलाभ विधि का, और है आपके पास में पूंजीकरण विधि का। इन 2 विधियों को यानी भारित औसत लाभ विधि और वार्षिकी विधि को यहाँ पर उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे और इस पर इन 3 विधियों पर अच्छे से हम उसके ऊपर चर्चा करके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। पहली विधि है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि ये वही औसत है जो आपने अभी तक के कई बार निकाला है। आपने 10वीं तक के गणित भी पढ़ा है, उसके अंतर्गत सांख्यिकी में हमने औसत निकाला है, माध्य निकाला है, वही चीजें है औसत लाभ की निकालने, यानी समस्त प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये चीज हम औसत में हम हमेशा सूत्र पढ़े हैं, माध्य में हमने सूत्र पढ़ा है, बस यही सूत्र को आपको औसत लाभ में लेना है। यहाँ जितने वर्षों का लाभ दिया जा रहा है उन लाभों को जोड़ के उतने वर्षों की संख्या के आधार पे उसको भाग दे देते हैं तो हमारा औसत निकल आता है। तो ठीक उसी प्रकार ये तो हो गया औसत लाभ निकालना। उसके बाद आता है ख्याति निकालने के। तो ख्याति निकालने के लिए जितना हमने औसत लाभ आपने निकाला है उसमें
क्रय के वर्षों की संख्या को हम गुणा कर देंगे। ये प्रश्न में आपके दिया होगा कि लाभ कितना दिया है, कितने वर्षों का लाभ दिया गया है और उसके क्रय वर्षों की संख्या, उसी आधार पे आपका गुडविल निकलेगा। देखिए यहाँ ख्याति का फॉर्मूला मैंने लिखा है, ख्याति बराबरी से पिछले वर्षों के लाभों का औसत, यहाँ डायरेक्ट हमने औसत निकाल के लिखा है, गुणा क्रय के वर्षों की संख्या। यदि हम इसी फॉर्मूले को और देखते हैं तो गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ ये औसत निकल रहा है और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उदाहरण के आधार पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे कि इसका मूल्यांकन किस तरह से किया जा सकता है। तो देखिए पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 4 वर्षों के क्रय मूल्य पर ख्याति की गणना कीजिए। पिछले वर्षों के लाभ दे दिए हैं 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000। ये लाभ दे दिए हैं पिछले 5 वर्षों के। तो पहले हम निकालेंगे कुल लाभ। कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000। इस प्रकार टोटल वैल्यू निकल आ गई प्रॉफिट की इज इक्वल टू 2,60,000 यानी 2,60,000। ये निकल गया आपका कुल लाभ, लेकिन औसत नहीं निकला है अभी। औसत निकालने के लिए देखिए यहाँ फॉर्मूला है, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो कुल लाभ हमने निकाला, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ परचेज। ये हमने गुडविल का डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला, इसमें औसत लाभ भी यही हम निकाल रहे हैं। तो 2,60,000 ये 5 वर्षों का लाभ है, इसलिए डिवाइडेड बाय 5, नंबर ऑफ ईयर्स 5, और नंबर ऑफ परचेज यानी आधार पर 4 वर्षों के क्रय मूल्य, यानी ये आएगा नंबर ऑफ परचेज, तो 4। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 5 से हमने 2,60,000 को काटा तो ये हो गया 52,000 गुणा 4 बराबरी से आ गया आपका 2,08,000। ये हो गई ख्याति की गणना, यानी यहाँ से आपका निकल गया ख्याति का मूल्यांकन। ये तब की कंडीशन में है जब हर वर्ष आपके ये 5 वर्ष में सिर्फ लाभ दिए हो। पर यदि किसी वर्ष लाभ नहीं दिए हैं, मान लीजिए किसी वर्ष हानि भी होगी, हमेशा ही लाभ हो यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, तब की कंडीशन में हम इसको किस तरह से करेंगे। तो ऐसा ही इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा फेर फेर करते हैं, यानी किसी वर्ष की हम हानि दिखा देते हैं, तब इसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिए। एक बात और बताना चाहूंगी बच्चों, आप लोग को जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको आप नोट कीजिए, प्रत्येक फॉर्मूले को आप नोट कीजिए, क्योंकि नोट करेंगे तो आपको अध्ययन करने में ज्यादा आसानी होगी। आपको जो भी समस्याएं हैं आप अपने पास में नोट डाउन करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे जो इसके लाभ हमने निकाले ये टोटल लाभ है। अब इसमें हानि वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए ध्यान दीजिए, पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 4 वर्षों के क्रय मूल्य पर ख्याति की गणना कीजिए। यहाँ हमने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया, सेम क्वेश्चन है, बस एक वर्ष मैंने हानि को दिखाया। लाभ हमारा 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 तथा एक वर्ष की हानि दिखा दी हमने 60,000। तो जब लाभ की बात आती है तो लाभ तो हम जोड़ते चले जाते हैं, लेकिन हानि है मतलब कमी हो गई, नुकसान हो गया, तो ये जो कमी है इसको हम कमी यानी हम घटा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार 40 धन 50 धन 60,000 धन 50,000 ऋण 60,000 यानी हानि को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर घटा दिया। ये देख सकते हैं आप। अब इस प्रकार से यहाँ पे कुल लाभ बना आपका 2 लाख। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला वही, गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे फॉर्मूले पे हमने मान रखा, वैल्यू रखी 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4। ये आपको पहले से भी क्लियर होना चाहिए। 5 से यहाँ से 5 से हमने काटा तो ये आ गया 40,000। तो 40,000 गुणा 4 इज इक्वल टू 1,60,000। 1,60,000। तो इस प्रकार से यहाँ पे गुडविल जो निकली है ये इस तरह से हुई। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल पहले लाभ जिसको हमने सबको प्लस किया। अब एक वर्ष की हमने हानि दिखाई तो हानि को हमने माइनस किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में शुद्ध लाभ हमारे पास में सारी चीजें दिए हैं, लेकिन यदि कुछ जो हमारे लाभ के अलावा शुद्ध लाभ नहीं दिए हैं और उसके साथ में कुछ एडजस्ट हमको करना पड़े, मतलब यदि लाभ में
कुछ एडजस्ट हमको करना पड़ रहा है कि हमारे पास में शुद्ध लाभ नहीं है। तो यदि एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं जिसमें हमको पहले लाभ को एडजस्ट करना है, तो उस प्रकार के लाभ को एडजस्ट करने के लिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ। ये क्वेश्चन हमारा है, एक फर्म में आनंद एवं परमानंद 3:2 के अनुपात में साझेदार है और यह नए साझेदार को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के क्रय के बराबर किया जाता है। पिछले 4 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार से। यहाँ जो लाभ दिए हैं देखिए 2014, यहाँ 2014 का लाभ दिया है 74,000, यानी इसमें दे दिया है स्वैच्छिक निवृत्ति क्षतिपूर्ति के 6,000 चार्ज करने के बाद। मतलब हमारे पास में ये शुद्ध लाभ नहीं दिया है, हमको इसको निकालना पड़ेगा, एडजस्ट करना होगा। हमें ये ध्यान देना होगा कि इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। हमको प्योर लाभ चाहिए। यहाँ 2015 में दिया है 84,000, जिसमें लॉटरी की आय 10,000 शामिल है। फिर 2016 में दिया है 54,000, जिसमें असामान्य लाभ के 16,000 शामिल है। फिर दिया है 2017 1,06,000, प्रबंध को देय वेतन 12,000 छोड़ के। तो अब हमको ये ध्यान देना होगा कि किस वर्ष में हमको क्या करना है। तो जो क्वेश्चन है स्वैच्छिक निवृत्ति क्षतिपूर्ति के 6,000 चार्ज करने के बाद, तो स्वैच्छिक निवृत्ति यानी स्वैच्छिक निवृत्ति क्षतिपूर्ति के 6,000 चार्ज करने के बाद, तो ये हमारी इनकम का था जो हमारे पास से चला गया, तो वह लाभ का हिस्सा था हमारा, ये हमारी आय थी, इसलिए इसको हम जोड़ेंगे। फिर आ गया 84,000, जिसमें लॉटरी की आय 10,000 शामिल है। लॉटरी की आय है, ये व्यक्तिगत आय होगी, एक फर्म की आय नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और असामान्य लाभ, हम सामान्य लाभ का जिक्र करते हैं, असामान्य लाभ नहीं। तो यहाँ पर असामान्य लाभ यानी शुद्ध लाभ जो निकल रहा है उसमें से असामान्य लाभ भी हम 16,000 को घटाएंगे। प्रबंध को देय वेतन, ये लाभ का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये वाला तो हमको देना ही है, प्रबंध को देय वेतन, तो इसलिए ये 12,000 भी हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लाभ निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्ट प्रॉफिट, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। यस दिए हैं हमारे 2014, 15, 16, 17 प्रॉफिट। यहाँ पे था आपका 74,000, उसमें हमने क्या कर दिया, सेवानिवृत्ति जो क्षतिपूर्ति की राशि है वह आपने 6,000 को जोड़ दिया, क्योंकि ये हमारे हिस्से की। फिर 2,000 लाभ के हिस्से की है। फिर 2015 में 84,000, इसमें से हमने 10,000 माइनस कर दिया। ये 10,000 जो है लॉटरी की राशि है, इसको हमने 10,000 माइनस किया। 2016 में 54,000 में से असामान्य लाभ 16,000 को हमने माइनस किया। 2017 यहाँ पर 1,06,000 में से प्रबंध को देय वेतन 12,000 जो है हमने इसको माइनस किया। इस प्रकार यहाँ पे 80, 74, 38,000 और 94,000, यानी कुल टोटल आ गया आपका टोटल एडजस्ट प्रॉफिट 2,86,000। ये निकल गया हमारा प्रॉफिट, यानी पहले हमने निकाला शुद्ध लाभ जिसको हमको जोड़ना है, और ये कुल ईयर जो है 4 वर्षों का दिया है। तो अब हमारा औसत लाभ निकलेगा, औसत लाभ 2,86,000 बटे 4, ये आ गया 71,500। 71,500 जब औसत लाभ निकल गया तो हमारी ख्याति की गणना, अब देखिए यहाँ पे हमने औसत लाभ ले लिया, डायरेक्ट हमारा पहला फॉर्मूला भी हम लगा सकते थे, वो भी लगा के कर सकते हैं आप इसको भी। तो ख्याति बराबर इससे औसत लाभ गुणा क्रय के वर्षों, क्रय के वर्षों को हम गुणा कर रहे हैं। तो क्रय के वर्ष हमारा 3 वर्षों के आधार पे था और औसत लाभ निकल गया हमारा 71,500 गुणा 3। तो इस प्रकार से इसमें ख्याति की वैल्यू आ गई 2,14,500। तो ये हमने 3 सवाल जो है औसत लाभ के 3 अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान पूर्वक आप बार बार कीजिए, कम से कम एक बार समझ के कीजिए, एक बार बिना देखे कीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपको इसके मूल्यांकन करने में आसानी होगी। और एक बात और ध्यान रखिए, ये बेस है, औसत लाभ जो है ये फर्स्ट स्टेज है आपकी, क्योंकि अन्य क्वेश्चंस में औसत लाभ और निकालने के लिए आएगा, तो इसलिए पहले आपको औसत लाभ निकालना आना चाहिए। औसत लाभ मतलब सिर्फ आपको औसत निकालना है और उसमें
क्रय के वर्षों का गुणा कर दिया तो आपने ख्याति निकल गई। ये इजी है, आप इसको ध्यान में रखिए। अब जो देखते हैं हम नेक्स्ट जो है भारित औसत लाभ। यदि हम भारित औसत लाभ को देखते हैं तो यहाँ पे हमको इसको नहीं अध्ययन करना है, लेकिन थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी। भारित औसत लाभ में ये जो औसत लाभ आपने निकाला है, इसी में जो लाभ की मात्रा है उसके साथ भार दे दिया जाएगा, यानी भारित, इसलिए उसको भारित औसत लाभ। तो उसमें भार यानी कितने वर्षों का या कितनी संख्याओं का गुणा करना पड़ जाएगा, तो वो लाभ गुणा भारित औसत लाभ निकल आएगा। जैसे किसी वर्ष का औसत जो लाभ है वो 40,000 है, लेकिन उसका भार जो है वो 2 का है, तो उसको 40,000 गुणा 2, तो इस प्रकार से वो आ जाएगा 80,000। तो ये जो 80,000 वाला जो आएगा उसको हम प्लस करेंगे, बाकी सेम फॉर्मूला। लेकिन इसको सिर्फ आप ध्यान रखिए, इसको अध्ययन करने की आवश्यकता हमारे कोर्स में नहीं है। अब देखते हैं हम अधिलाभ विधि। नाम से ही स्पष्ट है, अधिलाभ, अधिक लाभ, जिसमें लाभ अधिक होगा। तो अधिक लाभ कब होगा, कैसे पहचानेंगे कि लाभ अधिक हुआ है? तो इसके लिए यहाँ पर 2-3 मेथड है। एक तो हमारे पास में इसमें औसत लाभ की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद हमको सामान्य लाभ देखना होगा। अब औसत लाभ में से सामान्य लाभ को हम घटा देते हैं तो वह आ जाएगा अधिलाभ। इसको आप देख सकते हैं, कुछ फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं। देखिए अधिलाभ विधि, पहले अधिलाभ निकालना है आपको, औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ, फिर निकलेगी आपकी ख्याति। तो ख्याति निकलेगा, ये जो अधिलाभ आपका निकला हुआ है तो अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। ख्याति में, हर ख्याति में आपका क्रय के वर्षों का गुणा होगा। अब अधिलाभ के लिए देखिए 2 चीजें आपको पहले निकालनी है। पहले औसत लाभ, यदि प्रश्न में सीधा औसत लाभ दिया तो कोई समस्या नहीं दिया है तो अभी हमने औसत लाभ निकालना सीखा, वो निकालना होगा। फिर सामान्य लाभ, सामान्य लाभ निकालना ज्यादा कठिन नहीं, जो आपकी आय वगैरह दी है उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हो, या सामान्य लाभ डायरेक्ट आपको प्रश्न में दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से सामान्य लाभ निकालना भी मुश्किल नहीं है। तो पहली वाली कंडीशन में हम औसत लाभ निकालेंगे, दूसरे सामान्य लाभ निकालेंगे और फिर आपका अधिलाभ, इसमें से इसको घटा के और फिर आपकी ख्याति। देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इससे आप और अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। एक फर्म के पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 36,000, 40,000 और 44,000 है। विनियोजित पूंजी 1,20,000 है। उसी के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्यय की दर 10% है। 3 वर्षों के अधिलाभ के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको 3 वर्षों के लाभ दे दिए हैं, 36,000, 40,000, 44,000। विनियोजित पूंजी दी है, तो ये जो पहले 3 वर्षों के लाभ दिए हैं, इससे पहले हमको औसत लाभ निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में औसत लाभ की हमको आवश्यकता है। तो औसत लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला हम जान रहे हैं, 36,000 धन 40,000 धन 44,000। 3 वर्ष के हैं इसलिए डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 1,20,000 भागित 3, यानी ये आ गया आपका औसत लाभ निकल गया 40,000। अब उसके बाद हमको फॉर्मूले में जरूरत है सामान्य लाभ की। अब सामान्य लाभ के लिए ध्यान दीजिए, विनियोजित पूंजी 1,20,000 और इस पर सामान्य प्रत्यय की दर है 10%, यानी 1,20,000 का हमको निकालना है 10%। देखते हैं इसको भी इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए औसत लाभ हमने निकाल लिया 40,000। अब सेकंड जो हमको निकालना है वो है सामान्य लाभ। तो 1,20,000 विनियोजित पूंजी का 10% सामान्य प्रत्यय की दर, तो ये निकाला 10/100। ये हमने काटा इसको, तो ये निकल गया आपका 12,000। अब निकालना है अधिलाभ। 2 चीजें हमारे पास में आ गई अधिलाभ के लिए जो आवश्यक थी, औसत लाभ और सामान्य लाभ। तो औसत अधिलाभ बराबरी से औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो 40,000 ऋण 12,000, अधिलाभ निकल गया आपका 28,000। ध्यान दीजिए कितना निकला है अधिलाभ, 28,000। मतलब 28,000 आपको अधिक लाभ हुआ, अधिलाभ यानी अधिक लाभ। अब ख्याति, सिंपल फॉर्मूला ख्याति का ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रॉफिट है औसत लाभ गुना क्रय के वर्ष, अधिलाभ गुना क्रय के वर्ष। तो यहाँ पे ख्याति अधिलाभ गुना क्रय के वर्ष, अधिलाभ निकला हमारा 28,000, क्रय के वर्ष हमारे प्रश्न में दिया है 3 वर्ष के आधार पर, तो 28,000 गुना 3, तो इस प्रकार ख्याति का निकल गया हमारे पास में वैल्यू 84,000। ये हो गई आपकी अधिलाभ विधि। ये विधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। ये दोनों विधियों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है,
क्योंकि ये अन्य प्रश्नों के लिए बेस का काम करेगी। अब ध्यान दीजिए, ये दो विधियां आपके पास में हो गई हैं। इस विधि के क्वेश्चंस को भी आप बार बार एक बार देख के बनाइए, बिना देखे बनाइए, ताकि इसको समझने की कोशिश कीजिए। और एक जगह पे आप सारे फॉर्मूलों को, सारे विधि के फॉर्मूलों को अच्छे से ध्यानपूर्वक लिखिए। अब जो नेक्स्ट विधि है हमारी पूंजीकरण विधि, जिस पर हमको अच्छे से अध्ययन करना है। और दो विधि इसके पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये है औसत लाभ और अधिलाभ। अब पूंजीकरण विधि दो प्रकार से बनाई जाती है, एक औसत लाभ के आधार पर, दूसरा अधिलाभ के आधार पर। और दोनों में देखिए इसका फॉर्मूला किस तरह से होगा। औसत लाभ अभी आपने सीखा, अधिलाभ भी आपने सीखा, अब सीख रहे हैं हम पूंजीकरण विधि। देखिए, फर्म के पूंजीकरण का औसत मूल्य, पहले फर्म के पूंजीकरण का औसत मूल्य निकालना पड़ेगा औसत लाभ विधि के आधार पर। तो औसत लाभ जो हमने निकाला गुणा 100 बटे प्रत्यय की सामान्य दर, ये ठीक वैसा है जब परसेंटेज में हम निकालते हैं 10/100, ये निकलेगा 100/10, जस्ट परसेंटेज का उल्टा, आप इसको ध्यान रखेंगे। पूंजीकरण विधि में फॉर्मूला परसेंटेज का जस्ट अपोजिट हो जाता है। उसको जैसे यदि 20% बोला तो 20/200, सॉरी 20/100, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 100/20। तो फर्म के पूंजीकरण का औसत मूल्य सूत्र है औसत लाभ गुणा 100 बटे प्रत्यय की सामान्य दर, जो भी दर आपके प्रश्न में दी होगी। फिर आपके पास में ख्याति निकालना है। अब इसमें क्रय के वर्ष का उल्लेख नहीं है। अब यहाँ पर है फर्म के पूंजीकरण का औसत मूल्य ऋण शुद्ध संपत्तियां। यदि प्रश्न में संपत्तियां दी हैं या डायरेक्ट संपत्ति दी है तो डायरेक्ट संपत्ति निकालेंगे, यदि दायित्व वगैरह दिए हैं तो आप शुद्ध संपत्ति उसमें से निकालेंगे। तो इस प्रकार से फॉर्मूले में मान रख के यहाँ पे सॉल्व करें। और अधिलाभ विधि पर इसमें आपको ये नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट सिर्फ आपको कुल अधिलाभ बटे प्रत्यय की सामान्य दर गुणा 100। यदि ये एक क्वेश्चन हम इसके आधार पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं तो अधिलाभ के आधार पर ख्याति आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को आप अपने पास में नोट करके रखिए ताकि इसको अच्छे से आप बना सके। फॉर्मूले पर ध्यान देंगे, बार बार बनाते वक्त फॉर्मूला ध्यान, फॉर्मूले पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको एक साथ में सारी विधियों को लिखकर उसके फॉर्मूले वहीं पर एक साथ में लिखिए, ताकि इसका फॉर्मूला उधर या दूसरी विधि का फॉर्मूला इधर आप अप्लाई ना करें। समझ के उसको ध्यान पूर्वक फॉर्मूले के आधार पर आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। देखते हैं इसी का एक औसत लाभ के आधार पर एक पूंजीकरण विधि का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। औसत लाभों के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना, एक क्वेश्चन हमने लिया है। यहाँ पे औसत लाभों के पूंजीकरण विधि पर हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है वास्तविक औसत लाभ। औसत लाभ दे दिया है हमको, औसत लाभ यहाँ निकालना नहीं। अधिलाभ विधि में हमने औसत लाभ निकाला है, यहाँ प्रश्न में दे दिया गया है औसत लाभ, दिया है 80,000। सामान्य प्रत्यय की दर ये भी दे दी है 10%। देखिए हमको फॉर्मूले में इसकी जरूरत है, ये हो जाएगा 100/10। फिर कुल संपत्तियां, ख्याति को छोड़ के कुल संपत्तियां दे दिए हैं, दायित्व दे दिए हैं, तो शुद्ध संपत्ति हमारे पास में नहीं दी है, हमको इसमें निकालना पड़ेगा। फिर ये दिए हैं कुल संपत्तियां, ख्याति को छोड़ के 10 लाख, बाह्य दायित्व दिए हैं इसमें, ये दिया है 4 लाख। अब फर्म के पूंजीकरण का औसत मूल्य हमको निकालना है, ये निकलेगा हमारा औसत लाभ गुणा 100 बटे प्रत्यय की सामान्य दर, तो 80,000 गुणा 100/10, ये निकल गया आपका 8 लाख। यानी ये ध्यान रखिए, जहां हम परसेंट निकालते हैं तो वो कम होता है, लेकिन जहां प्रत्यय की दर हम का उल्लेख कर रहे हैं, हम इसके आधार पे निकाल रहे हैं, तो ये बढ़ेगा। 80,000 का हो जाएगा 8 लाख, 10% है तो परसेंटेज निकालेंगे तो वो 8,000 हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ेगा। इसको आपको ध्यान रखना है, बस जस्ट उसका अपोजिट है, परसेंटेज में कम होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पूंजीकरण विधि में ये बढ़ेगा। एक जीरो हमारा 10% के आधार पे कर रहे हैं तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी ये हो गया 8 लाख। अब शुद्ध संपत्ति, तो कुल संपत्ति दी है हमारे पास में 10 लाख, उसमें से हमने बाह्य दायित्व जो है ये माइनस कर देना है, तो ये हो गया 10 लाख ऋण 4 लाख, बराबरी से शुद्ध संपत्ति निकल गई 6 लाख। तो इस प्रकार ख्याति आपकी निकल आएगी। फर्म के पूंजीकरण का औसत मूल्य ऋण शुद्ध संपत्तियां 8 लाख आपका निकल गया था फर्म के पूंजीकरण का औसत मूल्य, और ऋण 6 लाख,
इस प्रकार से ख्याति निकल आई आपके पास में 2 लाख। ये ध्यान से आपको इसको पढ़ना है बच्चों, बहुत अच्छे से बनाइए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बना के रखिए और सारे मूल्यांकन के विधियों के आधार पर आप उसके सूत्रों के आधार पे उसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत कठिन नहीं है, यहाँ गणनाएं सरल है, लेकिन सही समय पे सही सूत्र लगाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको समझ इतनी होनी चाहिए कि ये प्रश्न है तो इसका सूत्र फॉर्मूला क्या लगेगा या किस मेथड से हम यहाँ पर काम करेंगे। आप समझ सकते हैं इसको, अच्छे से आप ध्यान दीजिए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं ये वाला ले रही हूं जिसमें अधिलाभ विधि के आधार पर देखिए, सुशील लिमिटेड में 6 लाख की औसत नियोजित पूंजी है। इसके लाभ प्रथम 4 वर्षों के क्रमशः ये है 65,000, 70,000, 75,000, 80,000। ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, यानी एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, जिसमें हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ये अधिलाभ वाला क्वेश्चन है जिसको आप नोट करके इसमें पहले आपको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है और सुपर प्रॉफिट भी निकालना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखने के पूर्व थोड़ा सा पीछे आना चाहूंगी मैं आपको। ये जो शुद्ध संपत्तियां आपने निकाल ली हैं, इसी आधार पे ये बना आपका औसत लाभों के पूंजीकरण विधि द्वारा। अब अधिलाभ के आधार पर जो क्वेश्चन होगा, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिया है। वो एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जो कुल अधिलाभ है, प्रश्न में जिस प्रकार से कुल अधिलाभ निकालना होता है, तो कुल अधिलाभ निकालने के लिए हमने अधिलाभ विधि का क्वेश्चन पढ़ा है। ये सारी मेथड अधिलाभ निकालना है, पहले औसत लाभ निकलेगा, फिर सामान्य लाभ निकलेगा, फिर अधिलाभ निकलेगा और अधिलाभ निकालने के बाद में जो आपका शुद्ध अधिलाभ आया, इस अधिलाभ के आधार पर आप कुल अधिलाभ गुणा 100 बटे प्रत्यय की सामान्य दर ये निकाल लेंगे। यानी आपके पास में जैसे यहाँ पे 100 बटा 10 किया था, वैसे यहाँ 100 बटा 10 हो जाएगा, तो ये आपकी ख्याति निकल आएगी। तो यहाँ पूरा अधिलाभ पहले आपको ध्यान रखना है और अधिलाभ के आधार पर ये क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। औसत लाभ के आधार पर ये एक नया क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसमें आपको संपत्तियां, शुद्ध संपत्तियों की गणना करना मुश्किल हो सकता था, तो इसलिए ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल हमने लिया है। अब आप अपनी पुस्तक में भी ध्यान पूर्वक देखेंगे कि जो अधिलाभ विधि है वो आपसे इजीली बन सकती है। अब जो नेक्स्ट विधि है अंतिम विधि, यानी आपकी वार्षिकी विधि। तो वार्षिकी विधि, यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। यहाँ पे इसको पहचानना इजी है। वार्षिकी विधि के प्रश्न में जो भी आपके क्रय के वर्ष जो आते हैं, जैसे क्रय के वर्षों की संख्या यहाँ पे दी रहती है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, लेकिन वार्षिकी विधि में हमेशा दशमलव में गुणा वाली संख्या दी होगी। यदि उस टाइप का है, यानी ये आपको बिल्कुल पहचान लेना है कि ये वार्षिकी विधि लगना है। और वार्षिकी विधि के लिए अधिलाभ की गणना आपको आनी चाहिए। अधिलाभ की गणना के आधार पर वार्षिकी विधि का क्वेश्चन बनेगा। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही जनरली आपको बता रही हूँ, जिसपे आप प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से आपको अधिलाभ की ही प्रैक्टिस पे आप एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ये क्वेश्चन जो है, सुशील लिमिटेड ने 6 लाख की औसत नियोजित पूंजी है। इसके लाभ प्रथम 4 वर्षों के क्रमशः ये हैं 65,000, 70,000, 75,000 और 80,000। यह आशा की जाती है कि कंपनी अपने अधिलाभों की अगली 4 वर्षों तक बनाए रखेगी। यानी यहाँ अधिलाभ दिया हुआ है 4 वर्षों तक। 5% प्रतिवर्ष 4 वर्ष के लिए 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 2.82012, यही से आपको पहचान में आ जाएगा ये वार्षिकी विधि है। देखिए वार्षिकी का वर्तमान मूल्य आपको दिया रहेगा, ये वार्षिकी विधि है। उचित आय 11% प्रतिवर्ष है, यानी ये आपका सामान्य लाभ निकालने के लिए होगा। वार्षिकी विधि से ख्याति की गणना कीजिए। ध्यान रखिए वार्षिकी विधि में आपको अधिलाभ निकालना होगा। अधिलाभ के लिए वही हमारा, पहले देखिए आपके पास में औसत निकालना होगा 65,000 धन 70 धन 75 धन 80,
इससे निकाल लेंगे आप औसत लाभ। देखिए एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा 65,000 धन 70,000 धन 75 धन 80 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 वर्षों का है तो ये आ गया 2,90,000। ये पहले कुल प्रॉफिट 2,90,000 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 72,500। ये निकल गया आपका एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ। अब आपको निकालना है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ के लिए 6 लाख की औसत नियोजित पूंजी दी है और प्रतिशत दिया है 11%। तो 6 लाख गुणा 11/100, ये निकल गया आपका 66,000। औसत लाभ निकला है, सामान्य लाभ निकला है। अब निकालना है हमको सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ। अधिलाभ यानी औसत लाभ में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को यानी सामान्य लाभ को घटाते हैं। तो 72,500 ऋण 66,000 बराबरी से 6,500। अब इसके अंतर्गत आप इसमें वार्षिकी का जो वर्तमान मूल्य दिया है उसको गुणा कर देंगे तो निकल आएगा गुडविल। देखिए हर गुडविल केस में, हर ख्याति केस में हम यहाँ पे क्रय के वर्षों का गुणा करते हैं, लेकिन इस प्रश्न में वार्षिकी का वर्तमान मूल्य दिया है जो हमेशा दशमलव में दिया जाता है। तो यहाँ पर दशमलव में दिया है, बस यहाँ पर इसको हमको गुणा करके लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर गुडविल निकल आएगी 18,330.78 रुपए। इस प्रकार ख्याति के मूल्यांकन की सारी विधियां जो है मैंने आपको बताई। आप इसको ध्यान पूर्वक, ये आपके बुक्स में है, सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी मिल जाएंगे आपको। अब एनसीईआरटी के और क्वेश्चन आप इन आधार पर प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं और आप सूत्रों को अच्छे से, फिर से मैं कहूंगी आपको कि सूत्रों को, विधियों को एक साथ लिख के उसके नीचे लिखिए ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो और आपका मूल्यांकन सही तरीके से हो। औसत लाभ बार बार हम हो रहे हैं, हर क्वेश्चन में हमारा औसत लाभ आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आप औसत लाभ पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। उसके लिए अधिलाभ जो है इस पर ध्यान देंगे। अधिलाभ में हमको अधिक लाभ यानी औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ, तो इस प्रकार से कितना लाभ अधिक हुआ है उसको निकालने की गणना हम कर सकते हैं। तो अधिलाभ आपको क्लियर हो रहा है तो पूंजीकरण विधि आपको इन दोनों विधियों के बेस पर बनाई जाए। इस प्रकार से ख्याति के मूल्यांकन की विधियां आपकी यहाँ पे पूर्ण होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस पे अच्छा प्रयास करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझ के इस पर प्रैक्टिस करेंगे अन्य सवालों के साथ। ध्यान दीजिए, जब तक के हम प्रैक्टिस के लिए अन्य सवाल नहीं बनाएंगे तब तक के वो चीजें पूरी तरह से दिमाग में नहीं जाएगी। जितनी ज्यादा स्टडी करोगे उतना कंफ्यूजन आपके क्लियर होते चले जाएंगे। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगी आपको, इस पे अच्छे से आप प्रैक्टिस